हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम धीरज मोहन द्विवेदी एंड स्वागत है आपके फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल जहां पर आपको मिलता है बिल्कुल फ्री ऑनलाइन एजुकेशन। तो चलें, आज हम शुरू करेंगे आपके क्लास 12 फिजिक्स का जो चैप्टर है, दैट इज चैप्टर नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। ठीक है, यहां पर हम रेजिस्टर्स को कंबाइन करेंगे और इसके दो टाइप के होते हैं कॉम्बिनेशन, एक आपका सीरीज कॉम्बिनेशन और एक पैरेलल कॉम्बिनेशन। हम उनको लेके यहां पर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, चलो ध्यान देना बस आप लोग यहां पर। रेजिस्टेंस इन सीरीज, अगर दो या दो से ज्यादा रेजिस्टर्स सीरीज में कनेक्टेड होंगे, ठीक है, तो वहां पर हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, उनका मतलब उसका नेट रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे वो सीखना है अपन को। और ऐसे सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू, करंट की वैल्यू, ये सब कैसे निकालेंगे वो अपन को यहां पर सीखना है। ठीक है, अब रेजिस्टर्स सीरीज में लगे हुए हैं, है ना, तो हम कब कहते हैं कि आपका रेजिस्टर सीरीज में लगा हुआ है? जब हर रेजिस्टर्स एंड टू एंड आपस में अगर कनेक्टेड हैं ताकि उसमें सेम करंट फ्लो करे, ऐसे कॉम्बिनेशन को कहते हैं कि ये सीरीज कॉम्बिनेशन है। आप देख सकते हैं यहां पर, एक बार पढ़ते हैं अपन इसको। इफ अ नंबर ऑफ रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड एंड टू एंड सो दैट द सेम करंट फ्लोज थ्रू ईच वन ऑफ देम इन सक्सेशन, देन दे आर सेड टू बी कनेक्टेड इन सीरीज। ठीक है, एंड टू एंड कनेक्टेड होंगे। आओ मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूं, यहां पर ध्यान देना, इधर देखो। ये है आपका पहला रेजिस्टर मान लो, ठीक है, इसका रेजिस्टेंस है R1। ये आपका दूसरा रेजिस्टर जिसका रेजिस्टेंस है R2, ठीक है, और इसके बाद ये है आपका तीसरा रेजिस्टर जिसका रेजिस्टेंस है R3। ठीक, तो यहां पर तीन रेजिस्टर्स हैं जिनके रेजिस्टेंस है R1, R2, R3। ये एंड टू एंड कनेक्टेड है, मतलब ये हो गया आपका सीरीज कॉम्बिनेशन। और यहां पर करंट की वैल्यू हर एक में क्या होगी? सेम होगी। देखो, सेम अमाउंट ऑफ करंट तीनों में फ्लो करेगा। करंट की वैल्यू डिवाइड तभी होती है जब पाथ अलग अलग होते हैं, लेकिन अगर पाथ सेम है ना तो करंट की वैल्यू भी क्या होती है? सेम होती है। इज इट क्लियर? ठीक है, अब मेरी बात को सुनो ध्यान से, इधर देखो। यहां पर मैं इसके एंड पर एक बैटरी कनेक्ट कर रहा हूं मैं, ठीक है, ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस V। क्लियर? नाउ अब ये बताओ, यहां से अगर करंट निकला है I, तो यही वाला करंट इन तीनों में होगा ना। मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन में हर एक के क्रॉस करंट वही होता है जो इस सोर्स से निकला है कि नहीं? ठीक है, अब मेरी बात को सुनना ध्यान से। ये जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है, बैटरी वाला, इस टोटल वोल्टेज का बंटवारा होता है इन तीनों रेजिस्टेंस में। मतलब मैंने क्या बोला कि जो आपका टोटल वोल्टेज है उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है अमंग द सीरीज रेजिस्टर्स। ठीक है, तो मान लो इसके क्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है? V1। इसके क्रॉस कितना है? V2। इसके क्रॉस कितना है? V3। ठीक, तो ये जो आपका V है ये बटेगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा अमंग दिस थ्री रेजिस्टर्स, ठीक है, इन V1, V2, V3 वैल्यू में। इसका मतलब ये V1, V2, V3 इसी के ही पार्ट्स है ना, इसी का बंटवारा होकर के ये वैल्यूज आई हैं। ठीक है, तो क्या हम लिख सकते हैं यहां पर? V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, है कि नहीं? तो सुनना ध्यान से, सीरीज कॉम्बिनेशन में हर एक के क्रॉस करंट की वैल्यू सेम रहती है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस का डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना? ठीक है, चलो तो ये कंक्लूजन मैं यहां पर लिख देता हूं आपके लिए। देखो, मैंने कहा इन सीरीज कॉम्बिनेशन करंट
will remain same, current will remain same, but potential difference distributed among each resistors. ठीक है, क्लियर है? चलो अब मेरी बात को सुनना ध्यान से। मैं यहां पर क्या इंटरेस्टेड हूं कि ये जो आपका सीरीज कॉम्बिनेशन में लगे हुए हैं रेजिस्टर्स, उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकलेगा। और आप लोग जानते हो क्या होता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मतलब? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि उन तीनों के जगह पर अगर हम एक सिंगल रेजिस्टर यूज करें तो उसकी वैल्यू क्या होगी। मतलब एक ऐसा रेजिस्टेंस निकालना जो उन तीनों के बराबर अकेले काम कर ले, है ना। मतलब कुल मिलाकर के मुझे उसका नेट रेजिस्टेंस निकालना है। ठीक है, तो सीरीज में कैसे निकालते हैं नेट रेजिस्टेंस, आओ उसका डेरिवेशन करते हैं अपन। ठीक है, ध्यान दो यहां पर आप लोग। तुम ये बताओ, ये जो मैंने लिखा हुआ है इसको मैं दोबारा लिखता हूं यहां पर। सिंस V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है, चलो अब ये बताओ, ये V1 क्या है, इसके क्रॉस वोल्टेज, V2 इसके क्रॉस, V3 इसके क्रॉस। ठीक है, अब सुनो, मैं यहां पर V1 V2 V3 की वैल्यू लिखना चाह रहा हूं, तो ये मैं लिखूंगा बाय ओम्स लॉ से। ओम्स लॉ क्या कहता है आपका? V इक्वल टू IR। तो आप बताओ, इसका वोल्टेज लिखना है तो इसका करंट इनटू इसका रेजिस्टेंस। तो आप बताओ, मैं लिख सकता हूं क्या? V1 इज इक्वल टू I इंटू R1। ठीक है, नाउ सिमिलरली V2 को लिख सकता हूं क्या? I इंटू R2। सिमिलरली मैं V3 को लिख सकता हूं क्या? I इंटू R3। हाँ है ना, ठीक है। अब ये बताओ, ये वाला V कौन सा V है? ये आपका टोटल वोल्टेज है ना। और टोटल वोल्टेज को हम क्या लिखेंगे? टोटल करंट इनटू टोटल रेजिस्टेंस। और मैंने मान लिया टोटल रेजिस्टेंस कितना है? RS, क्योंकि मैंने बोला कि ये आपका टोटल रेजिस्टेंस है सीरीज का, तो मैंने यहां पर डिनोट कर दिया RS। ठीक है, तो सुनना ध्यान से, अगर टोटल वोल्टेज होता है तो करंट भी टोटल होता है और रेजिस्टेंस भी टोटल होगा, है कि नहीं? ठीक है, अब देखो, मैं यहां पर V की वैल्यू ये पुट कर रहा हूं, V1 V2 V3 की वैल्यू यहां पर मालूम है अपन को, सबको पुट करो जरा। देखो, देयरफॉर ये हो जाएगा आपका IRS इक्वल टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3, है कि नहीं? ठीक है, अब देखो यहां पर कॉमन क्या आएगा? I, तो यहां पर क्या बचेगा? R1 प्लस R2 प्लस R3, और यहां पर क्या है आपका? IRS। तो I से I क्या हो गया? कैंसल। तो आप बताओ RS की वैल्यू कितनी होगी? R1 प्लस R2 प्लस R3। इसका मतलब अगर सीरीज में लगे होंगे आपके रेजिस्टेंस तो उसका इक्विवेलेंट जो होगा वो आपका सिंपल सम से मिल जाएगा, है ना। और ये आप लोग को पता भी होगा, आपने 10th क्लास में भी इसको पढ़ा होगा। ठीक है, चलो ये कहानी तो हो गई यहां पर। अब मेरी बात को सुनना ध्यान से, क्या कोई जरूरी है कि आपका सिर्फ 3 ही लगे होंगे आपके सीरीज में? अगर 3 के से ज्यादा हो सकते हैं, 4, 5, 100, 200 कुछ भी हो सकते हैं। तो अगर मैं इसको जनरलाइज करूं, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा? देखो ध्यान से, अगर मान लो यहां पर मैं बोलता हूं इफ n नंबर ऑफ आइडेंटिकल रेजिस्टर्स, सॉरी आइडेंटिकल अभी नहीं, सिंपल बोल रहा हूं मैं अभी, इफ n नंबर ऑफ रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो आप बताओ यहां पर
जो R इक्विवेलेंट होगा, मतलब सीरीज वाला जो इक्विवेलेंट होगा, वो उन सभी का समेशन होगा ना, R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन अप टू Rn। होगा कि नहीं होगा ये? ठीक है, चलो अब ये बताओ, अगर वो सारे सीरीज वाले रेजिस्टेंस आइडेंटिकल हो, सेम हो, तो उनका इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे? आओ, बड़ा सिंपल है, देखो ध्यान से। इफ n नंबर ऑफ identical resistors of resistance are connected in series, तो आप बताओ, यहां पर मेरे पास n नंबर ऑफ आइडेंटिकल रेजिस्टर्स हैं, ठीक है, और हर एक की वैल्यू सेम है R, ठीक है, तो ये बताओ आपका R इक्विवेलेंट क्या होगा? R प्लस R, हर एक की वैल्यू R है ना, और ऐसे कितने हैं? n नंबर है, तो आप बताओ कितने टाइम्स ऐड होगा ये? n टाइम्स ऐड होगा ना ये, ठीक है, तो आप बताओ इन सब का समेशन होगा क्या? n इंटू R, है ना? तुम बताओ, अगर मान लो ये होते 20 होते, मान लो 20 होते आइडेंटिकल रेजिस्टर्स, तो आपका R प्लस R प्लस R प्लस R सो ऑन अप टू 20 टाइम्स, तो इसका समेशन 20R लिखते हैं ना आप, ठीक है, तो ये n टाइम्स है तो nR हो गया, मतलब नंबर ऑफ रेजिस्टर्स इंटू वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। क्लियर? ठीक है, तो ऐसे निकलेगा आपका आइडेंटिकल रेजिस्टर्स का सीरीज कॉम्बिनेशन। क्लियर? ठीक है, अब मेरी बात को सुनना ध्यान से, इधर देखो, अगर अपन वापस इस डायग्राम पे आते हैं, देखो मेरी बात को सुनना ध्यान से, मैंने ये कहा कि अगर सीरीज में रेजिस्टर्स कनेक्टेड हैं तो हर एक के क्रॉस करंट की वैल्यू तो सेम होगी, नो डाउट, ठीक है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ठीक है। अब सवाल उठता है कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है तो किसके पास ज्यादा वोल्टेज होगा, किसके पास कम होगा, वो किस पर डिपेंड करेगा? तो वो डिपेंड करेगा रेजिस्टेंस के ऊपर। तो हम कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसका वोल्टेज भी ज्यादा होगा, है कि नहीं? तुम देख सकते हो ना, आप ये बताओ, V1 इक्वल टू आई R1, V2 इक्वल टू आई R2, V3 इक्वल टू आई R3, सब में करंट तो सेम ही है, मतलब किसका वोल्टेज ज्यादा होगा वो रेजिस्टेंस पर डिपेंड करेगा ना। अगर मान लो R1 ज्यादा है R2 से, मान लो इन तीनों में सबसे ज्यादा कौन है? R1, तो ऑब्वियस सी बात है V1 की वैल्यू क्या होगी? ज्यादा होगी बाकी के मुकाबले, हाँ है ना? ठीक है, तो हम कहते हैं कि इन सीरीज कॉम्बिनेशन वोल्टेज अक्रॉस ईच रेजिस्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, जिसका जितना ज्यादा रेजिस्टेंस उतना ज्यादा उसका पोटेंशियल, है कि नहीं? तो मैं इस पॉइंट को भी लिख देता हूं, यहां ध्यान दो, इन सीरीज कॉम्बिनेशन potential difference across each resistor is directly proportional to resistance। ठीक, क्लियर? चलो, लेकिन अगर मान लो उन सारे रेजिस्टर्स की वैल्यू सेम है, मतलब सारे अगर सेम रेजिस्टेंस के हैं, तो आपका वोल्टेज क्या होगा? तो भी आपका वोल्टेज का बंटवारा होगा, लेकिन इस बार इक्वल अमाउंट में बंटवारा होगा ना, है कि नहीं? मान लो यहां पर मान लो ये 10 ओम है, ये भी 10 ओम है, ये भी 10 ओम है, एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, 10 ओम 10 ओम 10 ओम, तो आपके तीनों क्या हो गए? आइडेंटिकल। और अगर मान लो एग्जांपल लेता हूं कि ये 30 वोल्ट है, मान लो, ठीक है कि नहीं? तो आप बताओ
इसके पास 10 वोल्ट, इसके पास 10 वोल्ट, इसके पास 10 वोल्ट। भैया बंटवारा तो होना है इसका, नो डाउट, लेकिन अगर रेजिस्टेंस सेम है तो आपका इक्वल अमाउंट में बंटवारा होगा, है कि नहीं? और अगर अनइक्वल अमाउंट में है यहां पर रेजिस्टेंस, तो जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा उसके पास ज्यादा वोल्टेज जाएगा, और जिसका रेजिस्टेंस कम उसके पास कम वोल्टेज जाएगा। हाँ है ना? ठीक है कि नहीं है? तो मैं यहां पर ये बात को भी लिख देता हूं, इफ वैल्यू ऑफ resistors in series are same, then potential difference distributed equally among each resistor। है कि नहीं? ठीक है, ये कहानी होती है। तो ये अपना कॉन्सेप्ट खत्म हुआ रेजिस्टेंस इन सीरीज का, है ना? तो आप लोग एक काम करें, पहले ये नोट कर लें, फिर ये नोट करें। अब अपन शुरू करते हैं रेजिस्टेंस इन पैरेलल। आओ देखो ध्यान से, रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल। ठीक है, हम कब कहेंगे कि आपके ये रेजिस्टर्स लगे हुए हैं पैरेलल में? तो सुनना ध्यान से, अगर सारे रेजिस्टर्स का एंड पॉइंट्स, देखो रेजिस्टर के दो एंड पॉइंट्स होंगे ना, है कि नहीं? ठीक है, सारे रेजिस्टर्स के एंड पॉइंट्स अगर एक ही पॉइंट पर कनेक्टेड है तो हम कहते हैं कि वो पैरेलल कॉम्बिनेशन है। ठीक है, कैसे? देखो ध्यान से सुनो, यहां ध्यान देना, मेरे पास ये एक रेजिस्टर है R1, ठीक है, मेरे पास ये एक रेजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस R2 है, मेरे पास एक और रेजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस R3 है। अब बताओ, इन सब के दो दो एंड पॉइंट्स है ना? ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, इसके ये तीनों एंड पॉइंट्स को मैंने एक ही पॉइंट से कनेक्ट कर दिया। ठीक, इसको भी मैंने एक ही पॉइंट से कनेक्ट कर दिया। हाँ है ना? तो आप बताओ, इन तीनों का एंड पॉइंट एक ही हो गया है ना? तो हम कहेंगे कि ये तीनों कैसे हैं? पैरेलल में हैं। इज इट क्लियर? ठीक है, अब सुनो ध्यान से, इधर देखो, यहां से यहां पर मैं इनके एंड पर मैं एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रहा हूं, ठीक, और वोल्टेज V। ठीक है, चलो अब देखो, यहां से निकला करंट I बैटरी से, ठीक है, अब इसके बाद ये करंट यहां गया और जैसे ही यहां पर आया इसको तीन रास्ते दिखे, तीन रास्ते, है ना? ये देखो, तो मान लो इस I का I1 अमाउंट ऑफ करंट इसमें गया, I2 अमाउंट ऑफ करंट इसमें गया और I3 अमाउंट ऑफ करंट इसमें गया, है ना? मतलब यहां पर आप देख सकते हैं कि पैरेलल में आपका करंट का बंटवारा हो जाता है कि नहीं? और ये देखो, ये I1 I2 I3 यहां गए और वापस से मिल गए, और वापस से ये देखो, ये I1, ये I2, ये I3, और वापस ऐड होकर के कितने हो गए? I। है ना? ठीक है, और ये हर बैटरी का नियम होता है, हर सर्किट का नियम होता है कि बैटरी से जितना करंट निकलेगा उतना ही करंट वापस भी आता है। इज इट क्लियर? ठीक है, चलो, तो यहां पर क्या देखा कि पैरेलल में हर एक के क्रॉस करंट की वैल्यू डिस्ट्रीब्यूट होके पहुंचती है कि नहीं? लेकिन जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हर एक के क्रॉस क्या रहेगा? सेम रहेगा इस बार। क्यों ऐसा? मेरी बात को सुनना, ध्यान दो, इधर देखो, आप बताओ, इस बैटरी का दो एंड मैं ये और ये मान लूं क्या? मान लो ये A है और ये B है, ठीक है, तो
इसका जो एंड है ए और बी, ये वाला एंड ये भी वही होगा ना, ए और बी, है कि नहीं? तुम देखो मैंने क्या बोला, यहां पर सिंपल वायर है ना, और अगर कोई पॉइंट सिंपल वायर से कनेक्टेड हो तो उनको सेम पॉइंट मान सकते हैं। इसका मतलब बैटरी का जो एंड है वही एंड इन रजिस्टर्स का भी है ना, ठीक है? तो बैटरी का जो एंड है वही एंड रजिस्टर्स का भी है, तो ऑब्वियस ही बात है इनके अक्रॉस वही वोल्टेज होगा ना जो आपका बैटरी का वोल्टेज है ना? तो यहां पर हम कहेंगे इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V, इसके अक्रॉस भी V, इसके अक्रॉस भी V, बोलेंगे ना हम लोग, है कि नहीं? तो अब यहां पर क्या कहानी है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट डिस्ट्रीब्यूट होता है और पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है अमंग ईच रेजिस्टर्स। इज इट क्लियर? तो मैं इस बात को लिखता हूं यहां पर, ध्यान देना। मैं कहूंगा इन पैरेलल कॉम्बिनेशन potential difference remain same but current distributed among each resistor। ठीक, क्लियर? चलो अब यहां पर भी मैं इंटरेस्टेड हूं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जब इक्विवेलेंट निकाला जाएगा, ठीक है, तो वो कैसे निकाला जाएगा? मतलब उन सब का नेट रेजिस्टेंस अगर मुझे निकालना है, मतलब वो रेजिस्टेंस निकालना है जो उन तीनों की जगह एक अकेला काम कर ले, ठीक है? तो हम कैसे निकालेंगे, मतलब उसका इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे? आओ देखो ध्यान से, सुनो। आप ये बताओ, ये जो आपका I1 I2 I3 है वो इस I का ही पार्ट है ना? तो क्या मैं बोल सकता हूं सिंस I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, बोल सकता हूं ऐसा मैं? ठीक, अब सुनना ध्यान से, यहां पर देखो। अब आप ये बताओ, अगर मुझे इसका करंट चाहिए, इस वाले ब्रांच का करंट, इस वाले ब्रांच का करंट, तो आप बताओ इसका वोल्टेज मालूम होना चाहिए और इसका रेजिस्टेंस मालूम होना चाहिए। तो आप बताओ V इक्वल टू आई आर होता है, तो क्या मैं लिख सकता हूं I इक्वल टू V बाय आर, है ना? तो I इक्वल टू V बाय आर लिख सकते हो उस लॉ से, ठीक है? तो अब देखो, अगर मुझे I1 लिखना है तो इसका वोल्टेज V और इसका रेजिस्टेंस R1, तो I1 लिख सकते हैं क्या V बाय R1, ठीक है? तो आप देखो बाय ओम्स लॉ, बाय ओम्स लॉ क्या मैं लिख सकता हूं I1 इज इक्वल टू V बाय R1, है कि नहीं? सिमिलरली आप बताओ I2 क्या लिख सकते हो, इस वाले ब्रांच का करंट V बाय R2। सिमिलरली I3 क्या लिख सकते हो, इस वाले ब्रांच का करंट I3 इक्वल टू V बाय R3, हाँ है ना? ठीक है। अब देखो ये जो आपका I है ये टोटल करंट है, ठीक है? तो टोटल करंट को हम लिखेंगे टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस ना, और मैंने टोटल रेजिस्टेंस क्या मान लिया? आरपी मान लिया मैंने। इज इट क्लियर? ठीक है। तो अब देखो ध्यान से, यहां पर मैं इसकी वैल्यूज यहां पर पुट कर रहा हूं, देयरफॉर ध्यान देना, I की वैल्यू कितनी? V बाय आर पी इक्वल टू I1 कितना? V बाय R1 प्लस I2 कितना? V बाय R2 प्लस I3 कितना? V बाय R3। चलो V कॉमन आएगा तो V बाय RP इज इक्वल टू V कॉमन 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, है कि नहीं? ठीक है। चलो तो यहां पर V से V कैंसिल आउट हो गया ना, तो आप बताओ देख के, यहां पर 1 अपॉन
R equivalent is equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3। इस वाले फॉर्मूले से मिलेगा अपन को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। मतलब इन पैरेलल कॉम्बिनेशन द रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। इज इट क्लियर? ठीक है, चलो इस फॉर्मूले से अपना काम हो जाएगा, है ना। अब जरूरी तो है नहीं कि सिर्फ आपका 3 ही लगे होंगे पैरेलल में, है ना। n नंबर ऑफ हो सकते हैं रजिस्टर्स आपके पैरेलल में। तो अगर मैं जनरलाइज करूं तो देखो ध्यान से, यहां पर ये देखो, इफ n नंबर ऑफ resistors are in parallel, तो आप बताओ यहां पर लिख सकते हैं कि हम लोग 1 अपॉन आर इक्वलेंट मतलब आरपी इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 एंड सो ऑन 1 अपॉन Rn। हाँ या ना? ठीक, क्लियर है? चलो अब मेरी बात को सुनना। अगर ये सारे रेजिस्टर्स आइडेंटिकल हों, है ना, और मान लेते हैं कि हर एक की वैल्यू R R R R है और ऐसे n नंबर ऑफ लगे हैं रेजिस्टर्स पैरेलल में, तो उसका इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे? ठीक है, ध्यान देना आप लोग। यहां पर देखो, इफ n नंबर ऑफ identical resistors are connected in parallel, तो आप बताओ यहां पर हर एक की वैल्यू मान लेता हूं मैं R, ठीक है। तो आप देखो 1 अपॉन RP इज इक्वल टू 1 अपॉन R प्लस 1 अपॉन R प्लस 1 अपॉन R एंड सो ऑन। कितने बार ऐड होगा ये? n टाइम्स ऐड होगा, मानते हो? ठीक है। अब देखो इन सब का एडिशन क्या होगा? 1 बाय R प्लस 1 बाय R प्लस 1 बाय R, ऐसे n बार है ये, तो ये n इंटू 1 बाय R होगा ना इसका आंसर, समेशन इसका। मतलब कौन रिपीट हो रहा है? 1 बाय R। कितनी बार हो रहा है? n बार, तो n इंटू 1 बाय R। ठीक, चलो अब बताओ 1 अपॉन RP इक्वल टू n इंटू 1 बाय R मतलब n बाय R। तो अब रेसिप्रोकल कर सकते हो क्योंकि ये सिंगल फ्रैक्शन है, तो RP इक्वल टू R बाय n बोल सकते हो। मतलब अगर आइडेंटिकल रेजिस्टर्स होते हैं पैरेलल में तो उसका इक्विवेलेंट क्या होगा? सिंपल R बाय n। मान लो अगर आपके 2 लगे हैं पैरेलल में तो उसका इक्विवेलेंट क्या होगा? R बाय 2। 3 लगे हैं आपके आइडेंटिकल पैरेलल में तो R बाय 3, मतलब जो भी वैल्यू होगा अपॉन 3। क्लियर? ऐसे, हाँ है ना? ओके, अब मेरी बात को सुनना ध्यान से। यहां पर इधर देखो, अब मैं ये कहना चाह रहा हूं आपसे कि जो करंट पैरेलल में डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है, उसकी क्या कहानी है? ध्यान देना। यहां देखो, आप बताओ, मैंने बोला आपसे कि पैरेलल में करंट की वैल्यू डिस्ट्रीब्यूट होती है कि नहीं? ठीक है। तो अगर मैं बोलूं कि तीनों रेजिस्टेंसेस अलग अलग हैं, तो किसके पास ज्यादा करंट जाएगा, किसके पास कम करंट जाएगा, ये कैसे बताएंगे? तो एक कहानी तो ये है कि जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, ऑब्वियस सी बात है उसमें करंट कम जाएगा ना, है ना। लेकिन आप इस एक्सप्रेशन से देखें, आप बताओ तीनों में वोल्टेज सेम है ना, पैरेलल में तीनों में वोल्टेज सेम रहता है, ठीक है। तो आप बताओ करंट और रेजिस्टेंस इनवर्सली है कि नहीं? तो हम कहते हैं फॉर द कांस्टेंट वोल्टेज करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? रेजिस्टेंस। इसका मतलब जिसका रेजिस्टेंस कम होगा उसमें करंट ज्यादा जाएगा, हाँ है ना? ठीक है, तो इसको मैं लिखता हूं यहां पर पॉइंट फॉर्म में। देखो, हम कहेंगे इन पैरेलल, दैट इज फॉर कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस, फॉर कांस्टेंट
potential difference. Current is inversely proportional to what? Resistance. है ना, मतलब जिसका रेजिस्टेंस कम उसमें करंट ज्यादा जाएगा, एंड वाइस वर्सा, जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा उसमें करंट कम जाएगा. इज इट क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं यहां पर? हां. अब मेरी बात को सुनना. अगर मान लो हर एक रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम होगी, ठीक है, तो भी करंट तो डिस्ट्रीब्यूट होगा, लेकिन इस बार करंट की वैल्यू इक्वल अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूट होगी. मान लो टोटल करंट आपका जो है वो आपका है, सपोज करो आपका ये 6 एम्पियर है, और यहां पर हर एक का रेजिस्टेंस सेम है. अगर मान लो हर एक की वैल्यू 5 ओम 5 ओम 5 ओम है, ठीक, तो यहां पर करंट की वैल्यू इक्वल अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूट होगी. मतलब 2 एम्पियर ऊपर, 2 एम्पियर यहां पर, 2 एम्पियर यहां पर. हाँ है ना? तो अगर आइडेंटिकल होते हैं रेजिस्टर्स पैरेलल में, तो करंट इक्वल अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूट होता है. इज इट क्लियर? चलो मैं इस बात को भी यहां पर लिख देता हूं. देखो, फॉर आइडेंटिकल resistors in parallel current will distribute equally. ठीक है, आ रही है बात समझ में आपको यहां पर? ठीक है. अब मेरी बात को सुनना ध्यान से, एक और पॉइंट, ठीक है. हम कहते हैं कि अगर पैरेलल में लगे होते हैं आपके रेजिस्टर्स, ठीक है, और उनका जब इक्विवेलेंट निकालते हो तो हम रेसिप्रोकल का सम करके निकालते हैं, ठीक है. तो जो इक्विवेलेंट का आंसर आता है ना, वो जो उन सब में सबसे छोटा रेजिस्टेंस होगा ना, उससे भी कम आंसर आता है. हाँ है ना? तो मैंने क्या बोला? The value of equivalent resistance in parallel is less than the least value among the given resistors. ठीक है, मैंने क्या बोला? एग्जाम्पल लो. एग्जाम्पल ऐसे मान लो कि आपका एक है, सपोज करो 6 ओम, एक है आपका 3 ओम, ये है आपका 2 ओम, है ना. अब इनका निकालना है अपन को क्या? पैरेलल कॉम्बिनेशन. ठीक है, निकालते हैं. आओ. 1/RP इक्वल टू 1/6 प्लस 1/3 प्लस 1/2. आप बताओ 6 3 2 का एलसीएम कितना आएगा? 6 1 प्लस 2 प्लस 3. तो आप बताओ कितना हो गया? 3 प्लस 3 6, 6/6. तो 1/RP इक्वल टू 6/6 मतलब 1. उल्टा भी करोगे तो 1 ही आएगा. तो आप बताओ जो वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आई है वो 1 ओम है ना, और वो इन सब में जो सबसे छोटा है 2 ओम, उससे भी कम आंसर है ना, ये है कि नहीं? तो याद रखना कि पैरेलल कॉम्बिनेशन से हमें जो आंसर मिलता है वो उन गिवन रेजिस्टर्स में जो सबसे छोटी वैल्यू होगी ना, उससे भी कम आंसर आता है उसका, है कि नहीं? तो कहीं पर भी अगर बोले कि ये कॉम्बिनेशन का मतलब कैसा कॉम्बिनेशन दें ताकि मिनिमम रेजिस्टेंस मिले, तो आंसर इज पैरेलल कॉम्बिनेशन. पैरेलल कॉम्बिनेशन से हमेशा हम लोगों को मिनिमम इक्विवेलेंट मिलता है, और सीरीज कॉम्बिनेशन से हमेशा हम लोगों को मैक्सिमम इक्विवेलेंट मिलता है. इज इट क्लियर? ठीक है, चलो. तो मैं ये वाली बात जो है मैं लिख देता हूं पॉइंट फॉर्म में, ताकि आपके नोट्स में रहेगा वो चीज. चलो आओ देखो, मैंने कहा इन पैरेलल कॉम्बिनेशन द वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस are always less than least value
लीस्ट वैल्यू among the given resistor, among the given resistance. Is it clear? ठीक है, ये कहानी होती है ना? तो ये पूरी कहानी खत्म हुई आपकी किसकी? पैरेलल कॉम्बिनेशन की, है ना? अब हम यहां पर करेंगे कुछ क्वेश्चंस। तो पहले एक काम करें, आप लोग ये नोट करें, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें या नोट कर लें पॉज करके, ठीक है? फिर ये आप लोग नोट करें, ठीक है? एंड फिर ये नोट कर लें आप लोग, ठीक है? प्रॉपर आप लोग नोट्स बनाना ताकि जब एग्जाम आपका करीब आए, ठीक है, तो उसको आप लोग रेफर कर पाओ, है ना? ठीक है, चलो अब हम यहां पर कुछ क्वेश्चंस देखते हैं कि कैसे क्वेश्चंस यहां पर बनते हैं, ठीक है? चलो आओ देखो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, सवाल क्या बोल रहा है ये। A set of n identical resistors, n number of identical resistors, each of resistance R, when connected in series, have an effective resistance x ohm. Effective का मतलब होता है equivalent, मतलब net resistance, ठीक है? तो अगर n resistors, n identical resistors of resistance R are connected in series, then their equivalent is x ohm. ऑलरेडी बोल रहा है कि इसका इक्विवेलेंट कितना है? x ohm है, ठीक है? नाउ and when the resistors are connected in parallel, their effective resistance is what? y ohm. अगर वही n identical resistors parallel में लगे हुए हैं तो उनका इक्विवेलेंट वो क्या बोल रहा है? y. Then find the product of x and y. तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन बोल रहा है यार ये। आओ देखो, अभी हम लोगों ने पढ़ा था ऐसा, इफ n identical resistors are connected in series, are in series, तो आप बताओ उसका इक्विवेलेंट होता है क्या? n इंटू आर, हर एक की वैल्यू r है ना, ठीक है? और हमने अभी डिस्कस किया था कि अगर सीरीज में लगे होंगे तो उसका इक्विवेलेंट क्या होगा? n इंटू आर, आइडेंटिकल वाले के लिए। अच्छा, ये जो इक्विवेलेंट आया है इसको उसने क्या बोला है? x बोला है ना? जो हम यहां ले रहे थे RS, उसको उसने क्या बोल दिया? x ओम बोल दिया, ठीक है? दिस इज इक्वेशन नंबर 1। नाउ वही n आइडेंटिकल रेजिस्टर्स को, वही n आइडेंटिकल रेजिस्टर्स को अगर हम पैरेलल में लगा दें तो आप बताओ उसका इक्विवेलेंट R बाय N हो जाएगा ना, ठीक है? चलो, तो ये इक्विवेलेंट को उसने ऑलरेडी क्या बोला हुआ है? Y बोला हुआ है, दिस, ठीक? तो इसको दे दिया इक्वेशन नंबर 2 और उसने क्या पूछा है? प्रोडक्ट ऑफ x एंड y ना, तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है? चलो, तो क्या करें? 1 इंटू 2, तो x इंटू वाई इक्वल टू एन आर इंटू आर बाय एन, ठीक? तो ये आपका n कैंसल आउट, ये कितना हो गया आपका? r स्क्वायर, ठीक? तो x इंटू वाई की वैल्यू कितनी? r स्क्वायर। सिंपल, क्लियर? चलो, तो इसको आप नोट करो, फिर हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, वो ध्यान देना। फाइंड द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स A एंड B फॉर द नेटवर्क शोन इन फिगर। यहां देखो, आओ इस नेटवर्क पे देखते हैं। मुझे A और B के बीच में इक्विवेलेंट निकालना है इसका। तो मालूम है ये A और B के बीच में पूछ रहा है, मतलब ये टर्मिनल्स है, इसे बोलते हैं टर्मिनल्स। मतलब एक एंड से करंट आएगा और एक से करंट जाएगा,
है कि नहीं? ऐसा होता है, मतलब इन्हीं के बीच में बैटरी कनेक्टेड रहती है, जिसके बीच में वो इक्विवेलेंट पूछ रहा है ना, उन्हीं के बीच में बैटरी कनेक्टेड रहती है। ठीक है, अब देखो तुम बताओ, यहां पर मुझे इसका इक्विवेलेंट निकालना है, तो देखना पड़ेगा कि कौन सीरीज कौन पैरेलल। देखो ध्यान सुनो, अब बताओ यहां से करंट मान लो आई गया, बैटरी से करंट मान लो कितना गया, आई गया। अब बताओ यहां कितने रास्ते हैं, 1 2 3 4 5, तो करंट बटेगा ना सब में, लेकिन जो भी करंट इसमें जाएगा, पूरा आई नहीं जाएगा, लेकिन जो भी करंट इसमें जाएगा मान लो वो आई डैश है, ठीक, वही करंट इसमें भी रहेगा ना, है कि नहीं? क्योंकि यहां पर कोई और पाथ नहीं है, कोई और रास्ता नहीं है, मतलब ये 3 और ये 3 क्या हो गए, सीरीज में हो गए ना, है ना? तो आप बताओ यहां पर इन दोनों का इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 6 ना, ठीक। तो अब बताओ मैं अगर रीड्रॉ करूं सर्किट को, तो देखो ध्यान से, ये आपका ए, ये आपका बी, ये कितना है 3 ओम। चलो ये देखो, ये 3 और ये 3 कितना हो गया, 6, ठीक, ये वाला पॉइंट डी है। अब देखो इसके बाद ये वाला 6 तो वैसा का वैसा है, तो ये हो गया 6 ओम, ये आपका 6 ओम, ठीक। नाउ इसके बाद की कहानी बिल्कुल सेम है, ये 3 ओम, ये आपका 6 ओम, मैं आप ओम नहीं लिख रहा हूं, सिर्फ वैल्यू लिख रहा हूं यहां पर, ऑब्वियसली बात है ओम में ही होगा, ठीक है। फिर आपका ये 3, फिर ये आपका 6, ठीक है, फिर आपका ये 3, ठीक है, ये इससे कनेक्टेड है, क्लियर। चलो अब देखो ध्यान से सुनो यहां पर, अब बताओ ये दोनों का एंड पॉइंट एक ही है कि नहीं, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, पैरेलल, और अगर आइडेंटिकल होते हैं पैरेलल में तो उसका इक्विवेलेंट क्या होता है, उसका हाफ R/2 ना, अभी देखा था मैंने, आइडेंटिकल के लिए पैरेलल में फॉर्मूला क्या होता है, R/n, है ना। तो यहां पर कितने लगे हुए, 2, मतलब R/2, और यहां पर R की वैल्यू कितनी है, 6 है, तो 6/2 मतलब 3 ना। तो याद रखना अगर 2 आइडेंटिकल होते हैं पैरेलल में तो उनका इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, हाफ, तो 6 का हाफ कितना, 3। तो यहां पर हम बोलेंगे, आपको अगर लिखना भी है तो लिख सकते हो कि सिंस 6 ओम एंड 6 ओम आर इन पैरेलल, देयरफॉर उसका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 6/6 कितना, सॉरी 6/2 कितना, 3 ओम, ठीक। तो अब इनको हटा करके एक सिंगल लगा दोगे 3 ओम का। अब अगर तुम ध्यान से देखो, इनका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 3, ये जब 3 बन जाएगा, वो 3 और ये 3 क्या हो जाएंगे, एक ही पाथ में हो जाएंगे, तो वो 3 और ये 3 क्या हो जाएंगे, सीरीज, हाँ है ना। देखो ध्यान सुनो, आप बताओ यहां अगर रीड्रॉ करूं उसको मैं, तो आप बताओ क्या कहानी होगी, यह आपका हो जाएगा 3, फिर यह आपका कितना 3, फिर यह आपका 6, फिर यह आपका 3, फिर यह आपका 6, ठीक, फिर आपका ये 3, और फिर यह आपका 3, और यह आपका A और यह आपका B। अब देखो यहां पर एक पैटर्न दिख रहा है, पैटर्न। अब बताओ ये 3 और ये 3 एक ही पाथ में है कि नहीं, तो ये दोनों क्या हो गए, सीरीज, तो 3 3 का कितना होगा, 6, है कि नहीं। तो आप बताओ देख के, इनका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 6, वो 6 और ये 6 पैरेलल हो जाएंगे ना, ठीक है। तो 6 6 का पैरेलल कितना हो जाएगा, 3 अगेन। तो आप बताओ ये वाला क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक। वो 3, ये देखो ये पूरा 3 हो गया, पूरा 3 है ना, पूरा 3 हो गया यहां पर। तो आप बताओ अगर मैं फिर से बनाऊं, यहां तक अगर मैं बना दूं तो बताओ क्या होगा, ये पूरा 3 हो गया है, तो आप बताओ ये 3, ठीक है,
नाउ ये वाला 3, ठीक है, फिर ये वाला 6, फिर ये आपका 3 और फिर ये वाला 3, ये आपका A, ये आपका B। अब देखो फिर से कहानी वही, ये 3 और ये 3 कैसे हैं, सीरीज, सेम पाथ में ये, तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका कितना 6, फिर ये 6 और ये 3, ये 6 ये हो जाएंगे पैरेलल में। देखो इसका इक्विवेलेंट 6, वो 6 और ये 6 का एंड पॉइंट एक ही है, तो वो हो गया पैरेलल में। तो 6 और 6 का पैरेलल कितना, ये हो जाएगा आपका अगेन 3, ठीक। तो ये 3 हो गया और ये 3 क्या हो जाएगा, सीरीज। तो ये देखो ध्यान दो यहां पर, आप बताओ ये इतना हो गया क्या आपका 3 ओम, ठीक है, ये 3 ओम, ये वाला आपका 3 ओम और ये वाला आपका 3 ओम, ठीक। अब बताओ ये 3 और ये 3 कैसे हैं, सीरीज, एक ही पाथ है, एक ही पाथ, तो 3 3 कितना हो गया 6, ठीक। चलो अब बताओ ये 3 3 हो गया 6 और ये कितना है 3 है, 3 चल रहा है आपका ये। चलो तो बताओ क्या हो गया, ये हो गया आपका 6 और ये कितना 3, हाँ है ना। तो ये बताओ आपका A और ये आपका B। अब बताओ फाइनली ये क्या है, पैरेलल, तो इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे निकालोगे आप, तो आप बताओ इनका पैरेलल निकलेगा, यहां पर ध्यान दो 1 बाय, अब जो आपका इक्विवेलेंट आएगा R इक्विवेलेंट वो होगा 1/6 प्लस 1/3, मतलब एलसीएम कितना 6, 1 प्लस 2, तो ये कितना आ जाएगा 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 प्लस 2 3, 3/6 इज 2, अब ये 1/2। तो आप बताओ आंसर जो आएगा रेसिप्रोकल करो तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू आपकी 2 ओम हो जाएगी। इज इट क्लियर। तो सर्किट को रिड्यूस करते जाओ, है ना, और आपका आराम से मिल जाएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है कि नहीं है। चलो ये हो गया आपका सिंपल सॉल्यूशन, तो आप इसको नोट कर लें, फिर हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो देखो अब यहां पर जो क्वेश्चन है वो सेम पोटेंशियल कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। सेम पोटेंशियल कॉन्सेप्ट क्या होता है, देखो अगर किसी सर्किट में आपको अगर कोई 2 पॉइंट एक सिंपल वायर से कनेक्टेड होता हुआ दिखे, मैंने क्या बोला, अगर किसी सर्किट में कोई 2 पॉइंट सिंपल वायर से अगर कनेक्टेड है तो उन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम मानोगे आप, ठीक है, मतलब उन दोनों पॉइंट को आप सेम पॉइंट ट्रीट कर सकते हो। इज इट क्लियर, ठीक है। उसी के ऊपर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है, ध्यान देना। इधर देखो सर्किट पे ध्यान दो, अभी आपको निकालना क्या है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी फॉर द सर्किट शोन इन फिगर। अभी आप नहीं बता पाओगे कि कौन सीरीज कौन पैरेलल, है ना। आप बोलोगे सर ये सीरीज में है, नहीं, बीच में देखो वायर है ऐसा, ये एक ही पाथ नहीं है ना, बीच में एक और रास्ता आ गया है ना। अब बोलोगे सर ठीक है पैरेलल में होगा, नहीं, क्योंकि देखो इसका एंड पॉइंट ये वाला और ये वाला कॉमन है, लेकिन दूसरा जो एंड पॉइंट है वो कॉमन नहीं है। तो अभी आप यहां पर कुछ क्लियरली नहीं बोल पाओगे, तो यहां पर मैं सेम पोटेंशियल कॉन्सेप्ट लगाऊंगा। देखो ध्यान से सुनो, तुम बताओ ये पॉइंट ए है तो ये भी पॉइंट ए होगा क्योंकि सिंपल वायर है। अब देखो ये ए है, ये भी आपका सिंपल वायर है ना, तो ये वाला जो पॉइंट डी है और ये जो ए है ये आपके सेम पॉइंट ट्रीट होंगे ना, तो ए और डी आपका सेम पॉइंट है, ठीक। चलो अब देखो ये पॉइंट बी है तो ये भी आपका पॉइंट बी होगा, सिंपल वायर है, और ये बी है तो ये वाला भी आपका जो सी है वो बी के तरह ही काम करेगा, मतलब यहां पर ए और डी एक ही पॉइंट है।
सी और बी एक ही पॉइंट है। अब मैं इसको फिर से ड्रॉ करूंगा मैं, ठीक है, पॉइंट्स को प्लॉट करके। देखो कैसे, देखो ये आपका ए पॉइंट और यही पॉइंट क्या है, डी भी है, हाँ है ना, ठीक है। ये आपका पॉइंट बी और यही पॉइंट क्या है, आपका सी भी है। तो आपको निकालना है ए और बी के बीच का क्या, इक्विवेलेंट। तो अब देखो मैं फिर से यहां पर इसको प्लॉट करूंगा। देखो ये वाला जो 2r है वो ए और सी के बीच में है ना, तो ए और सी के बीच में, मतलब ये रहा आपका 2r, ठीक। अब देखो यहां से यहां पर ये जो 2r है वो सी और डी के बीच में है, सी और डी मतलब इन्हीं के बीच में है ना, ये मतलब ये भी आपका होगा, तो ये दोनों पैरेलल हो गए ना। अब देखो एक और, ये वाला जो r है वो d और b के बीच में है ना, तो d और b के बीच में मतलब d और b मतलब इन्हीं के बीच में है ना ये r। इसका मतलब ये जो तीनों ऐसे दिख रहे थे वो एक्चुअली में क्या है, तीनों पैरेलल में हैं। और अब बताओ इसका इक्विवेलेंट निकालना कौन सी बड़ी बात है यार, ठीक है। तो आप बताओ 1/r इक्विवेलेंट इक्वल टू, बोलो 1/2r प्लस 1/2r प्लस 1/r है कि नहीं। अब बताओ 1/r इक्विवेलेंट इक्वल टू, ये बताओ एलसीएम कितना आएगा, 2r, ठीक। तो यहां बताओ 1 + 1 + 2, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, सिंपल 4/2r, ये कैंसिल 2 मतलब 2/r, ठीक है। तो यहां पर देखो इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो r इक्वल टू कितना आ जाएगा, r/2 आ जाएगा, हाँ है ना, ठीक है। अब ठीक है, अगर आपको एग्जाम में करना हो सब्जेक्टिव में तो आपको इतना करना पड़ेगा, लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव की बात करें तो आप ओरली सॉल्व कर सकते हो। कैसे, देखो पहले आप 2r और 2r का निकालो पैरेलल, और अगर दो होते हैं आइडेंटिकल पैरेलल में तो उसका इक्विवेलेंट क्या होता है, हाफ। तो 2r का पैरेलल क्या होगा, r हो जाएगा, ये 2r का हाफ क्या होता है, r होता है, तो इनका हो जाएगा r, ठीक। अब ये बन गया सिंगल r, तो ये r मतलब देखो इनका हो गया कितना, r, तो अब ये सिंगल बन गया r, वो r और ये r अगेन पैरेलल में होंगे, तो ये देखो r r आइडेंटिकल है पैरेलल में, तो उनका इक्विवेलेंट क्या होगा, उनका हाफ मतलब r/2, ये कहानी, ठीक है। चलो तो ये हो गया आपका क्वेश्चन, सिंपल सेम पोटेंशियल कॉन्सेप्ट पे। अभी अपन एक और क्वेश्चन देखेंगे इसी के ऊपर, तो पहले ये नोट कर लें आप लोग। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो ध्यान से। अब देखें यहां पर क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, देखो फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स A एंड B फॉर द सर्किट शोन इन फिगर। यहां पर भी सेम पोटेंशियल कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके अपन को सॉल्व करना है। देखो ध्यान से, मैं पहले सर्किट की पहले बात करता हूं, देखो फर्स्ट सर्किट की मैं पहले बात करता हूं, ध्यान देना। देखो यहां पर मुझे A और B के बीच का पोटेंशियल निकालना है, तो आप पहले ये बताओ, ये वाला पॉइंट B है तो ये वाला भी B होगा क्योंकि सिंपल वायर है, ये वाला भी पॉइंट B होगा, सिंपल वायर है, ये वाला पॉइंट भी B होगा, सिंपल वायर है, ठीक। चलो अब देखो ये पॉइंट A है तो क्या मैं इसको A बोल सकता हूं क्या, नहीं, क्योंकि यहां पर रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो इसको कोई अलग नाम देना पड़ेगा, मान लो C, ठीक। तो अल्टीमेटली कितने पॉइंट्स दिख रहे हैं यहां पर, 3 पॉइंट्स दिख रहे हैं अपन को, ठीक है। देखो ये आपका पॉइंट A है और ये आपका पॉइंट B है, जिनके बीच में इक्विवेलेंट निकालना होता है ना, उनको आप एंड में ही रखना, ठीक है। और अब देखो पॉइंट C है, उसको मैं यहां रख देता हूं, ठीक। अब देखो यहां पर ये वाला जो R है वो A और C के बीच में है ना, A और C के बीच में है, ठीक है। नाउ अब देखो ये वाला R B और C के बीच में,
ये वाला भी बी और सी के बीच में, ये वाला भी बी और सी के बीच में, मतलब ये तीनों बी और सी के बीच में है। ठीक है, तो ये देखो बी और सी के बीच में तीनों आर आर आर। ठीक, अब बताओ कितना सिंपल हो गया सर्किट ना, ये है ना। ध्यान दो कैसे निकालोगे, ये बताओ ये तीनों पैरेलल में है कि नहीं, और ये आइडेंटिकल है, सब सेम है। तो अगर तीन लगे होते हैं पैरेलल में तो उनका इक्विवेलेंट क्या होगा, R/3 है कि नहीं। अपना फॉर्मूला क्या था आपका पैरेलल का आइडेंटिकल वाले केस में, R/n था ना फॉर्मूला। तो n क्या होता है, नंबर ऑफ रेजिस्टर्स, यहां कितने हैं, 3। ठीक है, तो इसका इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, R/3 है ना। और वैसे अगर रेसिप्रोकल का सम करोगे ना तो भी वही आएगा, है ना, लेकिन क्यों इतना टाइम कंज्यूम करें अपन। ठीक है, तो इसका इक्विवेलेंट कितना आएगा, R/3। ओके, ये देखो ये R और इसका इक्विवेलेंट कितना आ गया, R/3। अब आप बताओ ये दोनों कैसे दिख रहे हैं आपको, सीरीज में। तो आप बताओ इसका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, तो R इक्विवेलेंट इक्वल टू R प्लस R/3 विच इज 4R/3। एलसीएम लोगे 4R/3, सिंपल, क्लियर। चलो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो आपका सेकंड वाला सर्किट है उसकी बात करते हैं। देखो ध्यान से इसकी बात करते हैं। देखो ये आपका पॉइंट ए है, ठीक है, ये बी, तो ये भी बी, ये भी बी, ये भी बी, और ये वाला भी बी, सब सिंपल वायर से कनेक्टेड हैं, कोई रेजिस्टेंस नहीं है यहां पर। ठीक, तो यहां पर तो अल्टीमेटली दो ही पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो ये देखो ए और ये आपका बी। अब देखो यहां पर ये वाला भी, ये वाला भी, ये वाला भी, ये वाला भी, सभी ए और बी के बीच में ही है ना, देखो, है ना, मतलब चारों के चारों ए और बी के बीच में है। आर 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 और ये वाला भी आर, हाँ है ना, ये चारों के चारों क्या है आपके एक ही पॉइंट, मतलब दो पॉइंट ए और बी के बीच में ही कनेक्टेड हैं। इसका मतलब आपको साफ दिख रहा है कि ये चारों कैसे हैं, पैरेलल में हैं। तो यहां पर 4 आइडेंटिकल रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, सो देयर इक्विवेलेंट इज R/4। ठीक है, तो यहां डायरेक्टली R इक्विवेलेंट इक्वल टू R/4 है कि नहीं। ठीक है, चलो, तो ये था आपका सिंपल क्वेश्चन, इसको नोट कर लें। फिर हम देखते हैं कि करंट या वोल्टेज वगैरह कैसे निकालते हैं, उसको देखते हैं अपन। नोट कर लें इसको आप लोग। ठीक है, चलो अब देखें यहां पर क्वेश्चन नंबर 5 में, ये अब जो क्वेश्चन शुरू हो रहा है ना, ये है क्वेश्चन बेस्ड ऑन करंट एंड वोल्टेज। मतलब अब मैं सर्किट से करंट, वोल्टेज, इन सब की वैल्यू को निकालूंगा मैं। ठीक है, आओ देखो ध्यान से क्या बोल रहा है, डिटरमाइन द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द रजिस्टर R1 इन द सर्किट गिवन बिलो विथ E इक्वल टू 60 वोल्ट, R1 18 और R2 10 ओम। ठीक है, ये देखो यहां पर आपका इसके क्रॉस मुझे वोल्टेज निकालना है कि नहीं। ठीक है, अब एक बात बताओ, अगर किसी के क्रॉस वोल्टेज निकालना है तो उसके क्रॉस करंट मालूम होना चाहिए और उसका रेजिस्टेंस मालूम होना चाहिए, बिकॉज V इक्वल टू IR होता है ना। तो अगर V डिमांड में है तो आपको I और R पता होना चाहिए ना। ठीक है, लेकिन इसका R तो मुझे पता है, लेकिन इसका करंट मुझे पता नहीं है ना। और तुम ये बताओ देख के, इसका जो करंट होगा, ये इसका करंट वही करंट होगा ना जो बैटरी से निकलेगा, जो सेल से निकलेगा, यही करंट जाएगा ना इसमें। मतलब बैटरी वाला करंट अगर मैं निकाल लूं, ठीक है, तो वही करंट इसका करंट होगा, और फिर I इंटू 18 कर दूंगा तो इसका पोटेंशियल ड्रॉप मिल जाएगा ना अपन को, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, और बैटरी करंट निकालना बड़ा आसान होता है। क्यों ऐसा होता है, देखो सुनो, तुम बताओ, बैटरी करंट
इज इक्वल टू बैटरी वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस ना आर इक्वलेंट। ठीक है, चलो बैटरी वोल्टेज कितना है 60 है। अब निकाल लेते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, और वो कौन सी बड़ी बात है, आओ देखो। आप बताओ साफ दिख रहा है क्या, ये दोनों सीरीज होंगे, देखो ये दोनों का पाथ एक ही है ना पाथ, तो ये दोनों सीरीज, तो 5 और 10 कितना हो गया 15। ठीक, अब बताओ ये आपका आ गया 15 ओम, ये 15 ओम और ये आपका 10 ओम, दोनों पैरेलल हो जाएंगे ना, पैरेलल। आप देख सकते हैं यहां पर सर्किट में, देखो ये आपका R1, ये आपका R2 और ये आपका ऐसा, ये 15 हो गया ना। तो आप बताओ ये R2 की वैल्यू कितनी है 10 ओम और ये 60 वोल्ट। ठीक है, तो आप बताओ ये दोनों क्या हो गए, पैरेलल हो गए। तो आप बताओ 15 और 10 का पैरेलल कॉम्बिनेशन है ना, तो मेरी बात को सुना ध्यान से, यहां देखो इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो हम क्या बोलेंगे, सिंस 15 ओम एंड 10 ओम आर इन पैरेलल, आर इन पैरेलल, तो आप बताओ क्या कहानी होगी यहां पर, 1/R इक्वलेंट इक्वल टू इसका इक्वलेंट, इन दोनों का इक्वलेंट मान लो आपका R इक्वलेंट डैश है। ठीक है, तो बताओ कितना होगा 1/15 प्लस 1/10, बोलो एलसीएम आएगा 30, ये आएगा आपका 2 प्लस 3 दैट इज 5/30, तो 5/30 मतलब कितना 6 हो जाएगा ये, तो आपका 1/6, तो R इक्वलेंट कितना हो जाएगा 6 ना, तो इन दोनों का इक्वलेंट कितना हो जाएगा 6। ठीक, चलो अब बताओ यहां से मैं लिख देता हूं R इक्वलेंट डैश इक्वल टू 6 ओम। ठीक, अब देखो इनका इक्वलेंट हो गया 6 ओम, वो 6 ओम सिंगल बन जाएगा, वो 6 ओम और ये R1 एक ही पाथ में आ जाएंगे ना, एक ही पाथ में आ जाएंगे, है कि नहीं। तो आप बताओ आपका R1 और ये जो 6 ओम है वो सीरीज बन जाएगा ना, तो आप बताओ यहां पर R1 की वैल्यू 18 है, तो 18 और 6 आपका सीरीज हो गया, तो आप क्या बोलोगे यहां पर, देखो ध्यान से, सिंस R1 एंड R इक्वलेंट डैश, ये R इन सीरीज, तो आप बताओ आपका टोटल हो जाएगा R इक्वलेंट, अब 18 प्लस 6 कितना हो गया, ये हो जाएगा आपका 24 ओम, है कि नहीं। तो R इक्वलेंट कितना आ गया 24 ओम आ गया। ठीक है, तो अब बताओ टोटल करंट कितना हो जाएगा, देयरफॉर टोटल करंट इक्वल टू व्हाट, V/24, और V कितना है, V अपना 60 वोल्ट है, 60/24, तो मैं यहां पर 12 से कैंसिल करता हूं, 12 2 जा और 12 5 जा, मतलब ये 2.5 एम्पियर होगा ना, तो 2.5 एम्पियर यहां पर फ्लो करेगा इसमें। तो आप बताओ इसका पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, मान लो इसका पोटेंशियल ड्रॉप V1 है, तो आप बताओ V1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, I इंटू R1, और I कितना है 2.5 इंटू 18, है कि नहीं। तो आप बताओ कितना हो जाएगा ये, इसको अगर मैं लिख देता हूं ऐसा 5/2, तो कैंसलेशन में आसानी रहेगी, ये 9 और 9 इंटू 5 कितना 45 वोल्ट। ठीक, ये कहानी, तो ये आप लोग ऐसा देखें, वोल्ट, क्लियर, सिंपल कहानी। तो उसने जो बोला था कि डिटरमाइन द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रजिस्टर R1, मतलब 18 ओम के क्रॉस वोल्टेज, ये रहा। इज इट क्लियर, मतलब कॉन्सेप्ट ये है कि किसी के अक्रॉस अगर वो मांगता है वोल्टेज, तो ऑब्वियस सी बात है I और R मालूम होना चाहिए। अब वहां देख लो कि I कौन सा वाला I होगा, वो आपको नोटिस करना पड़ेगा, और R पता ही है, ठीक है, सॉल्व करके निकालो, काम हो जाएगा।
ठीक है, चलो तो इसको आप लोग नोट कर लो, फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। ठीक है, अब देखो यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। देखो, इन द सर्किट शोन इन फिगर R1 की वैल्यू 4 ओम, ठीक है, R1 की वैल्यू 4 ओम है, ठीक है, R2 R3 दोनों 15 ओम है, R2 और R3, ओके, ये आपका 15 है और ये भी आपका 15 ओम है, ठीक है ना, और R4 कितना है 30 ओम है, ये आपका 30 ओम है, ठीक है। चलो अब देखो यहां पर मुझे निकालना है, यहां पर वोल्टेज कितना है 10 वोल्ट, और मुझे क्या निकालना है, वर्कआउट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट एंड द करंट इन ईच रेजिस्टर। हमें क्या करना है, हमें इसका इक्विवेलेंट निकालना है रेजिस्टेंस। उसने क्या बोला, वर्कआउट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट एंड करंट इन ईच रेजिस्टर। हर एक रेजिस्टर के क्रॉस करंट की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब ध्यान देना आप लोग, यहां पर इधर देखो, यहां पर वैसे मार्क्ड है, यहां पर करंट I1 बोल दिया, I2 I3 I4 बोल दिया उसने, ठीक है। आप बताओ इसके क्रॉस जो करंट होगा, ठीक है, वो वही करंट होगा ना जो बैटरी से निकलेगा, और बैटरी करंट निकालने का सबसे सिंपल तरीका होता है I इक्वल टू बैटरी वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। तो एक काम करें, क्या पहले निकाल लेते हैं टोटल रेजिस्टेंस, ठीक है, ध्यान देना। आओ देखो यहां पर निकाल रहा हूं मैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो पहले ये बताओ, ये तीनों आपके पैरेलल में है ना, देखो ये आपके, इसका भी एंड पॉइंट ये, इसका भी एंड पॉइंट सेम ही है, ये सिंपल वायर है क्योंकि, और इसका भी एंड पॉइंट एक ही है, तो तीनों का एंड पॉइंट सेम है, मतलब यहां पर तीनों क्या हैं, पैरेलल में है कि नहीं। आप ये बताओ, ये A है तो ये भी A होगा, ये B है तो ये भी B होगा, तो बताओ इसका एंड पॉइंट AB, इसका भी एंड पॉइंट AB, इसका भी एंड पॉइंट AB, तो ये तीनों पैरेलल हुए, ठीक है। तो इनका इक्विवेलेंट निकालते हैं अपन। आओ, तो मैं बोलूंगा सिंस R2 R4 एंड R3 आर इन पैरेलल, ठीक है, तो आप बताओ देयरफॉर, मान लेते हैं उन तीनों का इक्विवेलेंट R इक्विवेलेंट डैश है, तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन सबका रेसिप्रोकल का सम 15 प्लस 1 अपॉन 30 प्लस 1 अपॉन 15। तो आप बताओ 1 अपॉन R इक्विवेलेंट डैश, थोड़ा सा फास्ट कैलकुलेशन करते हैं, तो एलसीएम कितना आएगा 30, ये 2 1 1, ठीक है, सॉरी 2, तो आप बताओ कितना हो जाएगा 4 और 1 5, तो 5/30 मतलब 1/6, तो उल्टा करते हैं, तो R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, R इक्विवेलेंट डैश 6 ओम, ओके। नाउ अब ये बताओ, ये 6 ओम जब इक्विवेलेंट आ जाएगा, वो इक्विवेलेंट और ये R1 कैसे हो जाएंगे, सीरीज। तो अब देखो मैं बोलूंगा सिंस R1 एंड R इक्विवेलेंट डैश आर इन सीरीज, तो अब बताओ देख के यहां पर, अब बताओ देख के यहां पर, इन दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन मतलब R इक्विवेलेंट नेट वो होगा R1 प्लस R इक्विवेलेंट डैश, R1 की वैल्यू कितनी 4, और ये कितना है आपका R इक्विवेलेंट डैश कितना है 6, तो आप बताओ 10 ओम आएगा ना ये, ठीक। तो अब बताओ बैटरी करंट मतलब I1 की वैल्यू क्या होगा आपका, बैटरी वोल्टेज मतलब E कितना है 10 वोल्ट अपॉन R इक्विवेलेंट मतलब 10 ओम, मतलब 10 वोल्ट अपॉन 10 ओम, ये हो गया आपका 1 एम्पियर, ठीक। तो यहां पर कितना करंट फ्लो करेगा 1 एम्पियर। चलो भाई इसकी वैल्यू मिल गई अपन को 1 एम्पियर, इज इट क्लियर, ठीक है। अब सुनना ध्यान से, इधर देखो, मैं एक काम करता हूं, इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन करके
सर्किट ड्रॉ करता हूं, ठीक है, ध्यान देना बस। इधर देखो, ये आपका है बैटरी, मतलब सेल है, ठीक है, ये आपका है R1 और ये था हमारा R इक्वलेंट डैश, ठीक है। कितना है आपका, ये इसका इक्वलेंट कितना था 6 ओम। ये आपका पॉइंट A और ये आपका पॉइंट B है ना, ठीक है। एक काम करते हैं, इस पॉइंट को C नाम दे देते हैं, ठीक। ये आपका कितना है 10 वोल्ट है, ठीक है। अब मेरी बात को सुनना, इसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है, I1 फ्लो कर रहा है, ठीक। अब देखो सुनो, तुम ये बताओ, ये जो 10 वोल्ट है, ये 10 वोल्ट का बंटवारा इन दोनों के बीच में होगा ना, क्योंकि ये दोनों सीरीज हैं और सीरीज में पोटेंशियल का क्या होता है, बंटवारा होता है। तो आप बताओ, ये 10 वोल्ट का इन दो पॉइंट के बीच में बंटवारा होगा ना वोल्टेज में, ठीक है। अगर मुझे A और B के बीच का वोल्टेज चाहिए तो मैं 10 वोल्ट में से इसका वोल्टेज माइनस कर दूंगा तो ये मिल जाएगा ना, ठीक। तो आप बताओ, देखो अगर मैं बोलूं इसके क्रॉस कितना वोल्टेज होगा, इसे V1 मान लो, तो आप बताओ V1 की वैल्यू कितनी होगी। देखो यहां पर ध्यान देना, V1 की वैल्यू कितनी होगी, तो V1 कितना होगा I1 इंटू R1। तो आप बताओ I1 की वैल्यू कितनी है 1 एम्पियर, 1 एम्पियर, और R1 कितना है 4 ओम। तो आप बताओ ये 4 वोल्ट होगा कि नहीं होगा। तो आप बताओ 10 वोल्ट में से 4 वोल्ट माइनस कर दो तो कितना आएगा 6 वोल्ट। वो 6 वोल्ट A और B के बीच का वोल्टेज होगा ना। तो आप बताओ देयरफॉर वोल्टेज अक्रॉस AB क्या होगा 10 माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 6 वोल्ट, ठीक है। अब बताओ इस A और B के बीच में कितना वोल्टेज मिल गया 6 वोल्ट। तो ये तीनों पैरेलल में है ना, मतलब A और B के बीच में जो वोल्टेज होगा 6 वोल्ट वो इसके क्रॉस भी रहेगा, इसके क्रॉस भी रहेगा, इसके क्रॉस भी रहेगा, हाँ है ना, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेजेस क्या होते हैं सेम होते हैं। तो अब मेरी बात को सुनना ध्यान से, मैं ये कहूंगा कि ये जो 6 वोल्ट है ये तीनों रजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज होगा ना, ठीक है। तो अब मेरी बात को सुनना ध्यान से, इधर देखना, ये देखो, सिंस VAB इक्वल टू 6 वोल्ट, ठीक है, इज द वोल्टेज across R2, R3 एंड R4, हर एक के क्रॉस सेम वोल्टेज रहेगा बिकॉज वो पैरेलल है, ठीक। अब देखो, अब अगर मुझे निकालना है I1, देखो सॉरी I1 नहीं I2, तो I2 क्या होगा वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, I होता है ना V बाय R, ठीक। तो I2 इक्वल टू होगा ये वोल्टेज अपॉन इसका R, है ना। तो I2 की वैल्यू होगी 6 अपॉन 15, ठीक है। तो I2 की वैल्यू 6 अपॉन 15, 3 से कैंसिल करोगे 2 अपॉन 5 एम्पियर, ठीक। सिमिलरली I3 क्या होगा, देखो I3 क्या होगा, वोल्टेज वही रहेगा 6 वोल्ट, 6 अपॉन 15 सेम, मतलब 2 बाय 5 एम्पियर। नाउ I4 कितना होगा, देखो I4 इसके क्रॉस वोल्टेज कितना है वही 6 वोल्ट, तो 6 अपॉन 30, 6 अपॉन 30 मतलब 1 बाय 5 एम्पियर, है ना। तो यहां पर अपन को मिल गया हर एक के क्रॉस करंट की वैल्यू जो उसने पूछा था। हम इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, इधर देखो, आप बताओ इन तीनों करंट का जब समेशन करेंगे तो इसके बराबर आना चाहिए ना। आप बताओ ये करंट गया है और बंटवारा हुआ है ना ऐसा, और ये वापस आके मिलके I1 बन गया है।
तो इन तीनों करंट का समेशन होगा ना I1। तो हम देखते हैं यहां पर इन तीनों का समेशन करने पर I1 के बराबर आना चाहिए, मतलब 1 एम्पियर आना चाहिए। तो देखो मैं यहां पर वेरिफिकेशन करता हूं, वेरिफिकेशन कर रहा हूं मैं। आप देखो, आप बताओ I1 शुड बी इक्वल टू I2 प्लस I3 प्लस I4 होना चाहिए। तो आप बताओ I1 कितना है, 1 एम्पियर ना, तो इनका भी समेशन 1 आना चाहिए, 1। आओ 2/5 प्लस 2/5 प्लस 1/5, एलसीएम आएगा 5, 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 1 5, ये भी 1 आया ना, ठीक है। तो 1 इक्वल टू 1, मतलब वेरीफाई हुआ ना, सही है अपना आंसर। ठीक, चलो तो आप लोग ये पहले नोट कर लें, फिर ये नोट कर लें। चलें अब हम देखेंगे यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है वो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टॉपिक, देखो क्या बोल रहा है सवाल में। अ यूनिफॉर्म वायर इज कट इनटू 3 पार्ट्स विथ देयर लेंथ इन द रेशियो 2:3:6। मतलब एक आपका वायर था, मान लो L लेंथ का है, उसको डिवाइड कर दिया हमने 3 पार्ट में इन द रेशियो 2:3:6 में, ठीक है। ये देखो सुनो, ये हमारा L लेंथ का है, ठीक है, ओके। अब देखो इसको डिवाइड कर दिया है 2:3:6 में। मान लो ये एक पार्ट है, ये आपका एक पार्ट है और ये रिमेनिंग पार्ट है। तो आप बताओ पूरे लेंथ का ये मान लो 2x पार्ट है, ये 3x पार्ट है और ये 6x पार्ट है कि नहीं, ठीक है। चलो अब देखो ध्यान से, अब ये बताओ अगर इस पूरे वायर का रेजिस्टेंस R है, ठीक है, तो हर एक पार्ट का रेजिस्टेंस कैसे निकालोगे, निकालेंगे अपन। चलो आओ, मान लो इस पूरे का रेजिस्टेंस R है, लेट R बी द रेजिस्टेंस ऑफ ओरिजिनल वायर, ठीक है। चलो अब मेरी बात को सुनना ध्यान से, यहां पर देखो, तुम ये बताओ जिस रेशियो में आपका लेंथ डिवाइड हुआ है उसी रेशियो में आपका क्या डिवाइड होगा, रेजिस्टेंस डिवाइड होगा, क्योंकि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L ना, ठीक है। तो आप बताओ यहां पर हम ये बोल सकते हैं ना कि 2x प्लस 3x प्लस 6x इक्वल टू L, बोल सकते हैं। सिमिलरली हम ये भी बोल सकते हैं कि 2x प्लस 3x प्लस 6x इक्वल टू R, है कि नहीं। तो यहां देखो हम बोल सकते हैं 2x प्लस 3x प्लस 6x इक्वल टू व्हाट, R। तो आप बताओ यहां पर सॉल्व करो तो 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 6 11, 11x इक्वल टू व्हाट, R। तो x की वैल्यू कितनी हो गई, R/11। तो आप बताओ इस वाले पार्ट का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2 इंटू R/11, 2R/11, 3R/11, 6R/11, होगा कि नहीं होगा, ठीक है। चलो मतलब हर एक पार्ट का रेजिस्टेंस हम निकाल लिया हमने, ठीक है। अब आगे देखते हैं, वो ये बोल रहा है द एंड ऑफ ईच ऑफ दिस 3 पार्ट्स आर कनेक्टेड अक्रॉस एन आइडियल बैटरी ऑफ 10 वोल्ट। मतलब तीनों पार्ट को आपस में कनेक्ट कर दिया गया है ना, एक बैटरी से जिसका वोल्टेज है 10 वोल्ट। एंड इफ अ करंट ऑफ 5 एम्पियर इज ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी, और बैटरी से कितना करंट ड्रॉ हो रहा है, 5 एम्पियर, देन फाइंड द इनिशियल रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, मतलब ओरिजिनल रेजिस्टेंस मांग रहा है हमसे R का, मतलब कटिंग से पहले जो आपका टोटल वायर था उसका रेजिस्टेंस कितना होगा ये मांग रहा है वो। तो आओ मेरी बात को सुनो, उसने क्या किया, ये पहला पार्ट, ये दूसरा पार्ट, ये तीसरा पार्ट, इन सबको कनेक्ट कर दिया एक बैटरी से, और बैटरी का वोल्टेज कितना है 10 वोल्ट, और यहां से करंट कितना ड्रॉ कर रहा है 5 एम्पियर। आप बताओ
तीनों पार्ट का रेजिस्टेंस क्या होगा 2x, मतलब 2 इंटू आर बाई 11, यह आपका 2r बाई 11, यह आपका 3r बाई 11 और यह आपका 6r बाई 11, यह है आपका। ठीक है, अब मेरी बात को सुनना ध्यान से। यहां पर देखो, मुझे निकालनी है आर की वैल्यू, तो आप बताओ इसका इक्विवेलेंट बताओगे कितना होगा इक्विवेलेंट। ठीक है, अपन निकालते हैं इसका इक्विवेलेंट, ध्यान देना बस। 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या होगा 1 अपॉन 2r बाई 11 प्लस 1 अपॉन 3r बाई 11 प्लस 1 अपॉन 6r बाई 11। अब बताओ 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं कि 11 बाई 2r प्लस 11 बाई 3r प्लस 11 बाई 6r, हाँ है ना। ठीक है, अब देखो ध्यान से यहां पर, आप बताओ 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इक्वल टू, यहां पर 11 बाई आर बाहर ले लो कॉमन, तो आएगा 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 3 प्लस 1 बाई 6, होगा ऐसा। ठीक है, अब बताओ, देखो यहां पर ध्यान से, इधर देख लो, इनका इक्विवेलेंट यहां ध्यान देना। 1 बाई आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 11 बाई आर, इनका एलसीएम कितना आएगा 6, 6 बाई 2 3, ये 3, ये 2 और ये कितना 1, 3 प्लस 2 5 प्लस 1 6, 6 बाई 6 इज 1, तो 11 बाई आर होगा, उल्टा करो तो आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा r बाई 11, हाँ है ना। और अब बताओ, मेरे पास इक्विवेलेंट मिल गया r बाई 11, ठीक। मेरे पास टोटल करंट कितना है 5 एम्पियर, टोटल वोल्टेज कितना है 10, तो मैं लगाऊं ओम्स लॉ। ठीक है, अब ध्यान देना, बस यहीं पर देख लो लास्ट, ये देखो V इक्वल टू आई आर, V इक्वल टू आई आर इक्विवेलेंट, V कितना 10, I कितना 5 और R इक्विवेलेंट कितना R बाय 11, ये रहा। तो आप बताओ, ये कैंसिल 2, तो 11 2 जा 22, तो 22 ओम होगा ओरिजिनल वायर का रेजिस्टेंस। इज इट क्लियर? ठीक है, तो ऐसे हमने यहां पर काम किया। क्लियर है? तो एक काम करें, आप लोग इसको पहले नोट करें। ठीक है, तो बस यहां पर अपना खत्म होता है ये टॉपिक। और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए आपको सिंपल क्या करना है, magnetbrains.com पे जाना है, वहां पर आपको अपनी क्लास सेलेक्ट करनी है, अपना सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। जैसे आपने सेलेक्ट किया फिजिक्स, सेलेक्ट करेंगे चैप्टर की लिस्ट आ जाएगी, जैसे सेलेक्ट करेंगे आपको यहां पर वीडियो देखने को मिल जाएगा। और बस मैं अंत में यही कहूंगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करें, और अगर आप चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर जरूर करें ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल पाए। थैंक यू।